हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 28 जनवरी 2020 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आप एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए कंप्लीट प्रिंटेड नोट्स बुक कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए 1299 में, इंग्लिश मीडियम के लिए 1399 में। इसके अलावा 499 में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है। करीब 6000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपके लिए भी सुनहरा मौका है। और यदि इनमें से कोई कोर्स आप लेते हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल फ्लो बहुत ज़्यादा होने के कारण हो सकता है 2 से 3 बार में आपका कॉल लगे। आप व्हाट्सअप कीजिए, हम व्हाट्सअप का रिप्लाई 2 से 3 घंटे के अंदर करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है, हमें हमेशा वही मिलता है जो हम खुद के लिए चुनते हैं। एक्चुअल में लाइफ में हमें उससे ज़्यादा या उससे कम कभी नहीं मिलता जो हम हमारे लिए चुनते हैं। अब आप में से कहेंगे बहुत सारे लोग, तो हम तो चाहते हैं कि हम बड़े अधिकारी बने, हम तो चाहते हैं ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करें। लेकिन जो आप चाहते हैं वो चाहने भर से नहीं होगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको खुद को जलाना पड़ेगा, खुद को तपाना पड़ेगा। जब तक आप सिर्फ चाहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तब तक आपको लाइफ में कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो आपकी कल की मेहनत है, जो आज आपको फल के रूप में प्राप्त हो रही है। तो कल अगर आपको अच्छा फल चाहिए तो आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर शुरू हुआ भारत पर्व 2021 कब तक आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन 31 जनवरी तक होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये जो प्रश्न था, सुमित्रा महाजन, इनको पद्म विभूषण नहीं पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरा प्रश्न है, भारत में पहली बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया जाएगा, इसके लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है यूनियन बजट मोबाइल ऐप। चौथा प्रश्न है कि किस राष्ट्रीय दिवस पर इलेक्ट्रॉनिक वोटर आईडी कार्ड की सुविधा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि 25 जनवरी को। पांचवा प्रश्न है कि डीआरडीओ ने ओडिशा में एकीकृत परीक्षण रेंज से नई पीढ़ी की किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये आकाश मिसाइल है। और छठवां प्रश्न है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक ही रॉकेट से 143 उपग्रह प्रक्षेपित करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये स्पेस एक्स ने बनाया है। सातवां प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है भावना कांत। और आठवां प्रश्न है कि तीनों सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास एम्फीमेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया। नवा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय 700 करोड़ की लागत से कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसको मेरठ में स्थापित किया जाना है। और 10वां प्रश्न है कि किस प्रदेश सरकार ने पंख योजना या पंख अभियान को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि पुर्तगाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पुर्तगाल के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं मार्सेलो रेबेलो डिसोसा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो पुर्तगाल के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेबेलो डिसोसा, ये एक बार फिर 2021 के में पुर्तगाल के राष्ट्रपति में इन्होंने जीत दर्ज की है और 5 साल के लिए फिर से ये वहाँ के राष्ट्रपति होंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के ये उम्मीदवार थे। 72 साल इनकी उम्र थी। इन्होंने कुल वोटों का करीब 61% वोट हासिल किया है। 9 मार्च 2016 से ये राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं और 9 मार्च 2021 को ये अपना दूसरा कार्यकाल भी शुरू कर देंगे। बात करें पुर्तगाल की, तो यहाँ की राजधानी लिस्बन है। प्रधानमंत्री यहाँ के एंटोनियो कोस्टा हैं, जो पिछले वर्ष भारत की यात्रा पर भी आए थे। और मुद्रा यहाँ की पुर्तगाली स्कूडो है। मैप में मैं आपको पुर्तगाल लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको पुर्तगाल जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में आप जाएंगे तो ये आपको दिखाई देगा यूरोप। और यूरोप में ये जो जगह है यहाँ पर आप पुर्तगाल देख पाएंगे। देखिए ये पुर्तगाल है, ये वाला जो हिस्सा है ये पुर्तगाल है, जिसकी राजधानी लिस्बन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। पुर्तगाल के इस तरफ आप देखेंगे तो ये स्पेन है और इस तरफ देखेंगे तो ये जो सागर है ये अटलांटिक महासागर है। ये आपको याद रखना है कि अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है और बाकी 3 तरफ से तो ये स्पेन से घिरा हुआ है। ये इसका राष्ट्र ध्वज है और यहाँ पर ये जो देख पा रहे हैं ये यहाँ का राजकीय चिन्ह है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दूसरा है कि 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना है? तो इसका सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है चाइना, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन है UNCTAD, तो इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में जो चाइना है वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है, यानी विदेश से सबसे ज़्यादा लोगों ने पैसा चाइना में इन्वेस्ट किया है। अभी तक नंबर 1 पर अमेरिका रहता था, लेकिन चाइना ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को इसने पीछे छोड़ा है और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा $134 बिलियन का FDI प्राप्त किया गया। इसकी तुलना में 2020 में चाइना ने $163 बिलियन की आमद यानी कि राशि को प्राप्त किया अपने यहाँ FDI के रूप में। आगे बढ़ेंगे, बात चाइना और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की करेंगे। चाइना की राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग है और मुद्रा यहाँ की रेनमिनबी है, युआन भी है। एक युआन लगभग 10 इंडियन रुपीस के अंदर के बराबर होती है। उसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो राजधानी वॉशिंगटन DC है। यहाँ के राष्ट्रपति नए बन गए हैं जो बाइडेन, इन्होंने शपथ भी ले ली है, कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। मुद्रा यहाँ की अमेरिकन डॉलर है। अब मैप में मैं आपको चाइना और अमेरिका लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको चाइना जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको भारत के उत्तर की तरफ। तो ये जो बड़ा सा देश आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे राज्य हैं इसके काफ़ी सारे, तो ये जो देश है ये चाइना है, राइट, ये आपको याद रखना है। अब चाइना की राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो ये जो बीजिंग आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये बीजिंग है, ये चाइना की राजधानी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे भारत के साथ चाइना की सीमा लगी हुई है। नीचे ये जो ग्रे कलर का एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रे कलर का एरिया है, ये जो एरिया है ये भारत का अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन चाइना इस पर अपना दावा करता है इसलिए इसको ग्रे कलर में दिखाया गया है। और यहाँ पर आपको याद रखना है ये भारत का हिस्सा ही है और मैकमोहन रेखा जो है वो इसी में है, यानी कि भारत और चाइना के बीच जो मैकमोहन रेखा वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा ही है। इसके अलावा ये स्काई चेन है जो कि चाइना के पास में है। चाइना ने 1950-1962 के बाद से इस पर अपना कब्जा जमाया हुआ है और गलवान घाटी वगैरह जो चाइना के साथ हमारी तनातनी चल रही है वो इसी क्षेत्र में चल रही है, ये आप याद रखेंगे। अब बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका भारत के जस्ट अपोजिट यानी कि पीछे की तरफ स्थित है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये अमेरिका है। यहाँ पर आप देखेंगे अमेरिका के एक तरफ, इस तरफ आप देखेंगे अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर है, अमेरिका के पश्चिम में आप देखेंगे प्रशांत महासागर है। ऊपर की तरफ ये ग्रीन कलर का जो देश आपको दिखाई दे रहा है वो कनाडा है। नीचे जो ऑरेंज कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है वो मैक्सिको है। और यहाँ की राजधानी अगर आपको देखना है तो ये इसकी राजधानी है जो कि वॉशिंगटन DC है, जो इसके पूर्वी हिस्से में आती है। तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, अमेरिका और कनाडा के बीच में ये 5 बड़ी झीलें हैं, इनके नाम आपको याद रखना है, या नाम याद ना रखें तो याद तो रखें कम से कम, जिससे लेक मिशिगन है, लेक ह्यूरन है, लेक सुपीरियर है, राइट, लेक एरे है। तो ये आप याद रखेंगे, इनके बीच में 5 बड़ी बड़ी झीलें हैं। और अमेरिका का एक राज्य यहाँ पर भी है जिसका नाम ये आप देख पा रहे होंगे, ये अलास्का है। अलास्का और ये इधर रशिया जाता है, इसके बीच में ही बेरिंग जल संधि है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा है कि किस देश के प्रधानमंत्री जुजेपे कोंटे ने इस्तीफा दे दिया है। तो जुजेपे कोंटे ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये इटली के प्रधानमंत्री थे। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इन्होंने द्विपक्षीय सम्मेलन में जो कि वर्चुअली आयोजित हुआ था उसमें भाग भी लिया था। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो इटली के प्रधानमंत्री जुसेप कोंटे इन्होंने इस्तीफा दे दिया और पिछले सप्ताह कोंटे की बात करें तो इन्होंने सीनेट में अपना बहुमत खो दिया था। सीनेट वहाँ की संसद का नाम है। इटली में कोरोना संकट के समय जो खर्च हुआ उसको लेकर जो वहाँ के दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें काफ़ी मतभेद हैं और 85,000 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो चुकी है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री के प्रति आक्रोश था, आलोचना प्रधानमंत्री की जा रही थी और इसी को लेकर वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। आगे बढ़ें, बात करें इटली की, तो राजधानी रोम है। यहाँ के प्रधानमंत्री अब नए कौन बनेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। मुद्रा यहाँ की यूरो है। मैप में मैं आपको अब इटली लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको इटली जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में या उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में आप जाएंगे, ये यूरोप है और यूरोप में ये जो आपको येलो कलर का देश दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में इटली है। ये आपको याद रखना है, ये जो देश है ये इटली है। इटली का झंडा आप देख पा रहे होंगे, कुछ कुछ भारत के झंडे जैसा है, कलर लगभग वैसे हैं, थोड़ा सा अंतर है। अब देखेंगे इटली को, ये इटली है। इटली के ऊपर इस तरफ देखेंगे तो ये जो ग्रीन कलर का देश है ये फ्रांस है। ये जो
यहाँ पर आप ब्लू कलर का देश ये स्विट्ज़रलैंड है, इस तरफ ऑस्ट्रिया है, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, ये आप याद रखेंगे। और नीचे इटली जो है भूमध्य सागर में एक द्वीप की भांति फैला हुआ है, प्रायद्वीप की भांति ये फैला हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये कौन सा है जगह, ये मेडिटेरियन सी है, यानी कि भूमध्य सागर है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न चौथा है कि व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी ने, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, इनको व्यक्तिगत श्रेणी में और सतत पर्यावरण और पारिस्थितिक विकास सोसाइटी, जिसको सीड्स कहा जाता है, इसको संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार एक संस्थान और एक व्यक्ति को दिया जाता है। संस्थान के रूप में 51 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाता है, नगद पुरस्कार दिया जाता है, और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। व्यक्तिगत पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। भारत सरकार ने इसको शुरू किया था। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संस्थाओं के द्वारा जो अच्छा काम किया जाता है, उसी के लिए ये सम्मान दिया जाता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती होती है 23 जनवरी, उसको प्रतिवर्ष इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। और इस साल से प्रतिवर्ष 23 जनवरी को एक नए दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। और ये लास्ट में मैंने आपसे प्रश्न पूछा भी है, तो कमेंट करके इसका जवाब जरूर दीजिएगा। बात 5वें प्रश्न की करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2021 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह अनुमान लगाया है 11.5% का, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने नवीनतम जो विश्व आर्थिक आउटलुक जारी किया है, उसके अनुसार जो वित्त वर्ष 2021-22 होगा, उसमें भारत के विकास दर 11.5% रहने का अनुमान लगाया है। और एक बार फिर से इस विकास दर अगर भारत प्राप्त करता है, तो भारत सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा, और पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसकी अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है वो 2.5 के अंकों में होगी। बाकी सब 10% से नीचे ही अनुमान लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार पिछले वर्ष, यानी कि जो वर्तमान वित्तीय वर्ष चल रहा है, उसमें 2020-21 में भारत की जो वृद्धि है वो 8% थी। और अगला जो साल आएगा 2022, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर करीब 6.8%, जबकि चाइना की 5.6% रहने की संभावना व्यक्त की गई है। बात IMF की करें, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो 27 दिसंबर 1945 को इसका गठन हुआ था। मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। सदस्य देशों की संख्या 189 है। MD इसकी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है और मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ हैं। बात करेंगे 6वें प्रश्न की कि वस्त्र मंत्रालय ने किस देश के निस्सेन केन क्वालिटी एवोल्यूशन सेंटर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और ये समझौता हुआ भारत का जापान के साथ में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो वस्त्र मंत्रालय की समिति ने वस्त्र और परिधान का निर्यात बढ़ाने के लिए जापान का एक सेंटर है जिसका नाम है निस्सेन केन क्वालिटी एवोल्यूशन सेंटर, तो इसके साथ समझौता किया है। और हस्ताक्षर के लिए समारोह एक वर्चुअली आयोजित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता भारत के वस्त्र मंत्रालय की जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी, और जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग के राज्य मंत्री हैं यासुमासा नागासाका, इनके द्वारा की गई थी। और इसका उद्देश्य ये है कि जापान के जो लोग, जापान के जो खरीदार हैं, वो भारत के वस्त्र खरीदना चाहते हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ये वस्त्र व्यापार और उद्योग को अपेक्षित समर्थन देना, यानी कि ये जो ये एवोल्यूशन सेंटर है, ये तय करेगा, मानक तय करेगा, और उसके अनुसार भारत जापान को वस्त्र निर्यात करेगा। बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं, और यहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनको भारत ने हाल ही में पद्म विभूषण के लिए सम्मानित किया है, पद्म विभूषण से, और मुद्रा यहाँ की येन है, ये आप याद रखेंगे। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत प्रभावित होने वाले देशों में 7वें स्थान पर है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के लिए जारी किया गया है। जर्मनी में की एक जगह है वहाँ पर स्थित है जर्मन वॉच नाम का एक NGO, उसके द्वारा इसको जारी किया गया है। और वैश्विक जलवायु सूचकांक 2021 में भारत 7वें स्थान पर है, जबकि वैश्विक जलवायु सूचकांक 2020 की बात करें तो 2020 में भारत
5वें नंबर पर था, यानी कि 2 नंबर पीछे अब ये चला गया है, 2 स्थान पीछे चला गया है। 2019 में सबसे अधिक अगर प्रभावी देशों की बात करें तो मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास ये सबसे ज़्यादा प्रभावी देश रहे, जबकि 2000 से लेकर 2019 के जो पूरे दशक रहा, यानी 20 सालों में सर्वाधिक जोखिम वाला जो जगह रही है वो प्यूर्टो रिको, म्यांमार और हेती रहा है। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने कितने वर्ष पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का फैसला किया है। तो सड़क परिवहन मंत्रालय ने 8 साल से अधिक जो पुराने वाहन हैं उन पर ग्रीन टैक्स लगाने का फैसला किया है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो सड़क परिवहन मंत्रालय ने पुराने वाहनों पर अतिरिक्त कर यानी अलग से टैक्स लगाने का फैसला किया है और ये ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। और ये फिटनेस प्रमाण पत्र जब नवीनीकृत किया जाता है उसके समय 8 साल से जो पुराने वाहन हैं उन पर ये टैक्स लगाया जाएगा और उन्हें रोड टैक्स जो लिया जाता है उससे 10 से लेकर 25% की दर से भुगतान करना पड़ेगा। ग्रीन टैक्स को प्रदूषण कर या पर्यावरण टैक्स के नाम से भी जाना जाता है और ये ऐसी वस्तुओं पर लगाया जाता है जो प्रदूषण उत्पन्न करती हैं और इसका प्रयोग ऐसे कामों में किया जाता है जिसका उपयोग पर्यावरण के संरक्षण में किया जाए। बात करेंगे 9वें प्रश्न की कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण के लिए कितने डॉलर के योगदान की घोषणा की है। तो भारत ने 1.5 लाख डॉलर की घोषणा की है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण में करीब 1,50,000 अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है और संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं टी.एस. तिरुमूर्ति, उनके द्वारा ये घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण कोष ने शांति स्थापना गतिविधियों के लिए 2020 से लेकर 2024 की जो रणनीति बनाई है उसके लिए 5 वर्षों में करीब 1.5 बिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी और उसी के रूप में भारत ने अपनी तरफ से ये योगदान दिया है। ये जो संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण कोष है इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और ये शांति स्थापना के लिए बनाया गया कोष है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा की सिफारिशों पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव वर्तमान में कौन है ये कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में और महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल देश के निवासी हैं। सदस्य देशों की संख्या 193 है। आधिकारिक भाषाएं 6 हैं: अंग्रेजी, अरबी, चीनी, अरबी, रूसी, फ्रांसीसी और स्पेनिश। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि 2 एक्सप्रेसवे पर हाईवे पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, और ये बना है उत्तर प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे बना है उस पर कुरीभर के पास करीब 3,300 मीटर यानी कि करीब 3 किलोमीटर से ज़्यादा 3.3 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है इसी एक्सप्रेसवे पर। और इस नई हवाई पट्टी के साथ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे पर 2 हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और उत्तर प्रदेश में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भी एक पट्टी बनी हुई है। इस पट्टी का प्रयोग आपातकालीन समय में वायुसेना के द्वारा भी किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी आपातकालीन लैंडिंग, लड़ाकू विमानों के टेक ऑफ, इन सुविधाओं के लिए डिजाइन किए गए हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जो भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में दुधवा नेशनल पार्क है। उसके अलावा नेशनल चंबल अभयारण्य जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और नवाबगंज पक्षी विहार है। प्रमुख बांधों में रिहंद बांध है जो कि रिहंद नदी पर है, माता टीला बांध है बेतवा नदी पर और जिरगो बांध है जिरगो नदी पर। बात करेंगे अब हम कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस देश के प्रधानमंत्री 72वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। तो इस प्रश्न का उत्तर है कोई भी नहीं। पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को इसके लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो बाद में वो नहीं आ सके और फिर लास्ट में फाइनली कोई भी नहीं शामिल हुआ है और ऐसा 4 बार ही अभी तक हुआ है। अब बात करेंगे आज के हमारे सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि केंद्र सरकार ने किनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो इनमें से किनका जन्म दिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और मनाया भी गया है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।